स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ठीक। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट चला था। कब चला था? 1919 में, ठीक। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर खिलाफत आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ, और जब आंदोलन हुआ उन आंदोलनों में किन किन गतिविधियों को शामिल किया गया, फिर क्या आंदोलन लंबे समय तक चला या कब तक चला, उसके पतन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मूल्यांकन को देखेंगे कि इसमें मूल्यांकन, क्योंकि इसके मूल्यांकन में कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करना क्या गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, इसलिए मैंने इस बात को बताया। तो आइए एक एक करके देखते हैं पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड इसका चालू होता है वर्ल्ड वॉर से, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। उसमें ब्रिटेन एक तरफ था, जैसे ब्रिटेन जिसकी साइड था वह जीत गया, और दूसरी साइड था टर्की या तुर्की कह लीजिए, तुर्की, ये हार गया, हार गया, ठीक। ब्रिटेन जीत गया। अब जीतने के साथ ही क्या हुआ, इसने तुर्की को अलग अलग भागों में बांट दिया, और बांटने के साथ ही क्या किया कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। कर दिया गया। क्या हुआ फिर इससे? देखिए, खलीफा का जो पद था यह एक तरह से धार्मिक गुरु का पद था पूरे मुस्लिम जगत के लिए। खलीफा का ओहदा सबसे ऊंचा होता था, मतलब जितने भी मुस्लिम्स थे अलग अलग देशों में, वह अपने अपने जो सबसे बड़े गुरु थे वो खलीफा को ही मानते थे, और उनके पद की, उनकी मान्यता को ही समाप्त कर दिया ब्रिटेन वालों ने जब तुर्की हार गया तब। तो ये सब चीजें तब से चालू हुई। अब देखिए, उस समय जब खलीफा के एक तरह से उनका अनादर किया गया तो उससे मुस्लिम वर्ग नाराज, किसान पहले से ही नाराज थे इनसे, अलग अलग चीजों के माध्यम से उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया जाता था। व्यापारी वर्ग अलग नाराज थे। उधर जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ, जो दुर्घटना हुई, उसके बाद से पूरे पंजाब के, पूरे देश में एक आक्रोश की लहर फैल गई थी। और साथ ही साथ उसी समय ये खलीफा वाला मैटर आ गया। अब इससे वह मुस्लिम वर्ग जो सीधे सीधे एक तरह से यह समझता था कि हमारा तो क्या ही लेना देना, कुछ कुछ जगहों पे ऐसी भी चीजें थी कि मुस्लिम वर्ग ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों के सपोर्ट कुछ जगहों पर कर रहे थे, कुछ जगहों पे पूरे मुस्लिम्स भारत के मतलब समर्थन में थे। तो ये सभी आ गए इसके अंडर में, मतलब वो कोई भी अपने खलीफा के, मतलब उनके साथ जो भी अन्याय हुआ, उनको अपदस्थ कर दिया गया, उनके पद को ही समाप्त कर दिया गया, उसके विरुद्ध सभी लोग आ गए। अब सब लोग आ गए, वहीं से खिलाफत आंदोलन का कार्यक्रम चालू हुआ। अब क्यों हुआ ये? पहले तो ये लोग कहते थे, पत्र लिखते थे, ये भी उदारवादियों के जैसे कहते थे, आग्रह करते थे कि प्लीज आप ऐसा ना करिए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसके अगेंस्ट में आवाज उठने लगी, तो जाहिर सी बात है भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे, इन्होंने भी अपनी आवाज को उठाया, बुलंद किया। अब इसमें साथ मिल गया गांधी जी का, गांधी जी भी इनके साथ आ गए। गांधी जी इनके साथ आ गए तो उनके खलीफा खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने में गांधी जी के कांग्रेस वाले बहुत खुश नहीं थे। कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी जाएं। अब जाकर क्या करें, वहां पर आखिर इनका उद्देश्य क्या था इस खिलाफत आंदोलन का? वो चाहते थे फिर से खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना, स्थापित करना। साथ ही उनका जो क्षेत्र कम कर दिया गया था, उनका क्षेत्र उनको वापस दे देना, ये खिलाफत आंदोलन की डिमांड थी। मतलब कहा जाए ये भारत का स्थानीय मुद्दा तो नहीं था, लेकिन चूंकि मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु का मामला था, और भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम रहते थे, और वो अंग्रेजों ने ही किया था
उनको एक तरह से उनका अपमान किया था। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए ये लोग क्या किए, खिलाफत आंदोलन चालू किए। शुरुआत में जब गांधी जी आए, ये लोग सब लोग क्या करते थे, पहले ये लोग पत्र वगैरह लिखते थे तो अंग्रेज पत्र से कहाँ सुनने वाले थे। अब उन लोगों ने गांधी जी से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी आइए। शौकत अली, एक दो अली ब्रदर्स थे, है ना, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये लोग उसमें साथ साथ थे, और भी मौलाना आजाद भी इसमें थे। ये लोग इन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन को चालू किया गया। पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ गतिविधियों में? पहला अधिवेशन, पहला अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन दिल्ली में हुआ 1919 में, दिल्ली में। फिर उसके बाद यह हुआ इलाहाबाद में, जो अभी का प्रयागराज है। तो उसमें किया क्या गया, इन लोगों ने सत्याग्रह किया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और पूरे मुस्लिम, शौकत अली ये और ये जो भी जितने भी मौलाना आजाद, इन लोगों के साथ गांधी जी पूरे भारत के भ्रमण पर गए, मुस्लिमों को जागरूक किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि देखिए, हमें पूरी तरीके से विदेश से बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना है। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि एक तरह से असहयोग की जो नींव पड़ गई, यहीं से पड़ गई थी कि हमें, चूंकि गांधी जी भी नाराज थे, जलियांवाला बाग के बाद से पूरे देश में नाराजगी थी, किसान भी नाराज, महिलाएं भी नाराज, पुरुष भी नाराज, वृद्ध भी नाराज, व्यापारी वर्ग भी नाराज, मुस्लिम भी नाराज, सिख भी नाराज, सब लोग नाराज थे इनसे। अब इस नाराजगी का असर यह हुआ कि इन सारे लोगों ने मिलकर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चालू कर दिया, धरना देना चालू कर दिया, स्कूल नहीं जाते थे। यही सब कार्यक्रम और गतिविधियां इनकी चालू रहती थी। चूंकि देखिए, यहां पर गांधी जी को लेकर बहुत सारे मत थे। मत में कुछ लोग कहते थे कि गांधी जी को इसमें नहीं जाना चाहिए, जैसे इन जिनमें जिन्ना भी थे। जिन्ना जो प्रमुख मुस्लिम नेताओं में माने जाते थे, उनका भी यह मत था कि आप ये जो कट्टरपंथी हैं, चूंकि कोई भी किसी धर्म को लेकर अगर बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो वो दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो यह कि ठीक है, अगर बहुत एक सूफीज्म के टाइप में चला जाता है कि आप अच्छे से, या हिंदू धर्म में कह लीजिए कि एकदम संत टाइप का हो गया। दूसरा एक एकदम कट्टर हो गया कि अपने धर्म के लिए कटने मरने को तैयार हो गया, तो कट्टरता का भाव। और कटने मरने के लिए तैयार हो गया वो तो ठीक है, मारने के लिए भी तैयार हो जाए तो उसमें कट्टरता का भाव आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ, इस आंदोलन में जिन्ना कहते थे कि गांधी जी को इस आंदोलन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कट्टरपंथी टाइप के लोग भी हैं, और यह हमारे जो नेशनल मूवमेंट है इसको ये लोग कमजोर कर देंगे। जिन्ना का भी कहना था। तिलक भी नहीं चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक। उनको लगता था कि गांधी जी को मुस्लिमों का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने समझाया कि देखो, ये जो अंग्रेज हैं, ये अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे मुस्लिम लोगों का, तो हमारे बीच में और खाई को बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ उनको संतुष्ट कर देंगे और हमारे और इनके बीच में खाई बढ़ जाएगी। तो गांधी जी का यह मत था। एनी बेसेंट भी नहीं चाहती थी, बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी इनके मूवमेंट के दौरान जाकर बैठे। तो इसी तरह से इलाहाबाद में भी हुआ ये, लेकिन गांधी जी फिर भी गए, ये चाहते थे। बाद में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भी मना लिया। तो ये सब गतिविधियां चलने लगी। अब इन सब चीजों से क्या असर हुआ? इन सब चीजों का असर ऐसा हुआ कि अंग्रेज दबाव महसूस तो करने ही लगे। देखिए, उनका सबसे बड़ा कार्य तो ये था कि उनके द्वारा या उनके यहाँ जो बने हुए उत्पाद थे, यहां पर बेचना। अब लोग जब उसका बहिष्कार करने लगे तो उनके उत्पादन में या कहीं ना कहीं उनके जो व्यापार था उसमें भी कमी आनी चालू हो गई। उधर विश्व युद्ध के बाद से उन लोगों ने ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशानियां झेली, अंग्रेजों ने भी झेली। टैक्स जहां बढ़ाते थे जनता उनके अगेंस्ट हो जाती थी, तो ये भी परेशानी थी। यह सब चीजें चलती रही। हर एक जगह पे कहीं नुक्कड़ नाटक हो रहा है, कहीं उनके खिलाफ
अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, कई जगह हिंसक रूप भी ले लेता था, कई जगह शांति रूप भी लेता था। तो हालांकि गांधी जी ये पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि कहीं पर भी हिंसा न हो, क्योंकि उनके सत्याग्रह में अहिंसा का कोई स्थान नहीं था। बाद में फिर ये कहा जाता है कि आखिर में ये खत्म कब हुआ। देखिए, खत्म होने की जगह पे ये बढ़ ही गया, एक तरह से आंदोलन बढ़ गया। आंदोलन बढ़ा 1923 तक। अंग्रेज सुने नहीं, बल्कि वो और बांट दिए तुर्की को, है ना। सीवर्स की संधि हुई, उसमें भी और तुर्की को बांट दिया गया। बाद में 1923 में एक घटना हुई, 1923 में, जो तुर्की का सुल्तान था, उसने कहा कि खलीफा का पद ही हम समाप्त करते हैं, खुद ही समाप्त कर दिया। और इसमें भी अंग्रेजों की चाल थी, लेकिन उसने खुद ही क्या किया, क्योंकि अंग्रेज देख रहे थे कि अलग अलग उनका विरोध हो रहा है, तो वो सुल्तान से मिलकर और उनसे कहलवा दिया कि भाई हम तुम्हें पूरी सारी पावर्स देंगे और इसका तुम पद ही समाप्त कर दो। तो उसके सुल्तान ने कहा कि अब कोई खलीफा का पद नहीं रहेगा। मतलब कितने सारे लोग अपना पूरा जीवन खपा दिए, मर गए उसी चक्कर में, लेकिन क्या हुआ कि उसका पद ही समाप्त हो गया। जिस चीज के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए, वह पद ही समाप्त कर दिया गया। जो अभी भी तुर्की का जो राष्ट्रपति है तैयब एर्दोगान वर्तमान में, उसकी तो पूरी पूरी चाल ही यही थी कि वो खुद ही कोशिश कर रहा था कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वह फिर से तुर्की को अपना वही एक, जैसे खलीफा का पद था, फिर हमको खलीफा के जैसे मान लें और हमारे अनुसार चले। लेकिन वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य में ऐसा होना संभव नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तुर्की से ज्यादा अमीर अमीर देश है। तुर्की एक यूरोपियन कंट्री हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आप अरब में देख लीजिए, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, जिनके पास तेल के बहुत सारे भंडार हैं। ये सब देश, कुवैत, ये सब उनके हिसाब से थोड़ी चलेंगे, सब अपने आप को नेता समझते हैं, है ना। ईरान अपने आप को समझता है, अरब अपने आप को, सऊदी अरब अपने आप को समझता है। तो ये लोग कोई किसी की मानने को तैयार नहीं होता है। फाइनली इसने पद ही समाप्त कर दिया जब तुर्की के सुल्तान ने, तो यह खिलाफत आंदोलन अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब रही बात इसके मूल्यांकन की कि क्या यह गांधी की राजनीतिक भूल थी। ऐसा प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के मेंस में। क्या यह गांधी की राजनीतिक भूल थी? क्योंकि देखिए, गांधी जी जो थे वह इस बात को भली भांति समझते थे कि अंग्रेज चाहते क्या है। वह फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करते थे। और यह बात कैसे समझ में आई? जैसे 1909 में मार्लेमेंटो रिफॉर्म हुआ, मार्लेमेंटो सुधार आया। उसके तहत इन लोगों ने क्या कर दिया, सांप्रदायिक आधार पर चुनावों को कर दिया कि मतलब मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को चुनेंगे। एक तरह से यहीं से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल गई। अब गांधी जी चाहते, समझते थे कि अगर ऐसी बातें हुई तो अंग्रेज बहुत ही आसानी से फूट डालकर और फिर हम पर राज करेंगे, और यदि हमें इनसे मुक्ति चाहिए तो भारत में रहने वाले सभी को एक होना पड़ेगा। तो गांधी जी यह सोचते समझते हुए उनका समर्थन किए। लेकिन चूंकि यह केवल एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें सांप्रदायिक ताकतें भी थी। और बाद में जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ तो ये खिलाफत आंदोलन एक तरह से धीरे धीरे, इसकी जो मांग थी ये धीरे धीरे गौड़ होती चली गई, मतलब छोटी होती चली गई, और असहयोग आंदोलन की जो मुख्य बातें थी वह उभर कर ज्यादा सामने आने लगी। तो कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन वाले भी इससे नाराज हो गए। लेकिन यदि एक मूल्यांकन की बात की जाए तो यह गांधी जी की कहीं ना कहीं कोई भूल नहीं कही जाएगी। यह बस ये कहा जाएगा कि समय के हिसाब से गांधी जी यह चाहते थे कि कहीं ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक बने। यदि हम मुस्लिमों का सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, और फिर एक पूरा एक एकता के रूप में हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध यदि आवाज उठाएंगे तो हमारी संख्या बल ज्यादा होगी, और जितना ही संख्या ज्यादा जुड़ेगी हम अंग्रेजों के विरुद्ध वैसा ही, उतनी ही प्रभावशाली तरीके से अपने सत्याग्रह को चालू कर पाएंगे। तो यह था
खिलाफत आंदोलन से संबंधित मुद्दा। ठीक है, तो इससे हो सकता है कभी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये थी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।